हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 2 ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। चैप्टर 1 की जो वीडियो है मेरे चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है। ये आपको एक अलग प्लेलिस्ट में शो हो जाएगी। क्लास 12th की एक अलग प्लेलिस्ट होगी, वहाँ पे आपको शो हो जाएगी जितने भी इकोनॉमिक के वीडियो होंगे। ओके, एंड ये टर्म 2 के लिए है। चैप्टर 1 की जो PDF है वो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाल दिया है उसका लिंक। ऐसे ही सेम मैं इस चैप्टर का भी लिंक डाल दूँगी जो ये PDF है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि हमारी वस्तुएं जो होती है वो कितने टाइप की होती है। जो हमारी वस्तुएं जो होती है उनको हम 4 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। ओके, एक होता है उपभोक्ता वस्तु, एक होती है पूंजीगत वस्तु, एक होती है अंतिम, एक होती है मध्यवर्ती। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा समझा रही हूँ, दिन मैं आगे अच्छे से डिटेल से समझाऊंगी। उपभोक्ता वस्तुएं क्या होती है? ये वे वस्तुएं होती है जो कौन यूज़ करता है? जो हमारे कंज्यूमर यूज़ करते हैं। ओके, इसको कौन यूज़ करता है? इसको हमारे कंज्यूमर यूज़ करते हैं। देन पूंजीगत वस्तुएं कौन होते हैं? जिनको हमारे प्रोड्यूसर यूज़ करते हैं, मशीन जिनका प्राइस बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, इनकी जो वैल्यू होती है ये जो होती है बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, और इनमें डेप्रिसिएशन भी इंक्लूड होता है। डेप्रिसिएशन यानी इनकी प्राइस जो होती है वो गिरती जाती है, कम होती जाती है। ठीक है, देन आता है अंतिम वस्तुएं जो ऑलरेडी रेडी हो चुकी है। ठीक है, ये ऑलरेडी क्या है? ये ऑलरेडी रेडी है। देन मध्यवर्ती क्या है? ये अभी रेडी नहीं है, ये भी प्रोसेस में। ठीक है, ये भी प्रोसेस में ही रेडी हो जाएगी। देन देखो, सबसे पहले हमने ये पढ़ा ना उपभोक्ता। अब इस उपभोक्ता के 4 हिस्से होते हैं, ये भी अब मैं पढ़ाऊंगी। देखो, मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। देखो, उपभोक्ता को 4 हिस्सों में बांटा जाता है। मैं अगेन आपको समझा रही हूँ, आप ध्यान से देखो। हमारी वस्तुएं जो थी, पहले हमने इसको 4 हिस्सों में बांटा। ठीक है, देन मैंने आपको सबसे पहले ये पढ़ाया उपभोक्ता वस्तुएं क्या होती हैं? जो उपभोक्ता यूज़ करता है। ठीक है, आप डेफिनेशन में देख लो, ये अंतिम वस्तुएं होती है या सेवाएं होती है जिनको कौन यूज़ करता है? उपभोक्ता यूज़ करती है। अपनी आवश्यकताओं को संतुष्टि करने के लिए उपभोक्ता यूज़ करती है। ठीक है, देन उपभोक्ता को कितने हिस्से में बांटा है? इन्होंने उपभोक्ता को भी 4 हिस्सों में बांटा है। तो अभी हम वो 4 हिस्से पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, जो उपभोक्ता को उन्होंने बांटा है। तो उपभोक्ता के 4 हिस्से क्या होते हैं? एक होता है टिकाऊ, एक होता है अर्टिकाऊ, एक होता है गैर टिकाऊ और एक होता है सेवाएं। तो देखो, अच्छे से पढ़ते हैं। टिकाऊ क्या होता है? जिनको हम नॉर्मली 5 साल से ज़्यादा यूज़ करते हैं। ठीक है, कई वर्षों तक यूज़ करते हैं, जैसे मशीन्स हो गई हमारी। अर्टिकाऊ ये नॉर्मली 1 साल से 2-3 साल तक यूज़ कर सकते हैं। और गैर टिकाऊ जिनको ओनली 1 टाइम यूज़ कर सकते हैं, ओनली 1 टाइम, जैसे तुम्हारे ब्रेड खाने की कोई चीज़। और सेवाएं जिनको हम टच नहीं कर सकते। ठीक है, इनको हम टच नहीं कर सकते, इनको जस्ट हम महसूस कर सकते हैं। अब आती है पूंजीगत। ठीक है, देखो, हमने अभी क्या पढ़ लिया? उपभोक्ता। अब हम पढ़ने जा रहे हैं पूंजीगत। ठीक है, पूंजीगत देखिए क्या होती है? पूंजीगत जो होती है अंतिम वस्तुएं होती है। ये उत्पादन करने में मदद करती है, यानी आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हो, ये उसमें हेल्प करती है, यानी ये मशीन होती है। ठीक है, इनकी प्राइस जो होती है बढ़ती रहती है, बट यस, इसमें डेप्रिसिएशन पे इंक्लूड होता है। देन आता है हमारी अंतिम वस्तु जो ऑलरेडी रेडी है। जो ऑलरेडी क्या है? रेडी है। इनकी ऑलरेडी प्राइस बढ़ चुकी है, हम इनमें और वृद्धि नहीं करेंगे और इनका प्राइस नहीं बढ़ाएंगे। हमने इसको ऑलरेडी बेच दिया, तो क्या तुम इसको दोबारा बेच सकते हो? नहीं, यानी इसको मैं पुनः विक्रय, पुनः तुम नहीं बेच सकते, नहीं बाद में दोबारा प्राइस नहीं बढ़ा सकते। मान लो तुमने किसी प्रोडक्ट को बेच दिया 100 रुपये में, तुम उसको बार बार नहीं बेच सकते ना, ही तुम उसकी बार बार प्राइस इंक्रीज कर सकते हो। ठीक है, अब ये वस्तु या तो 2 लोग खरीद सकते हैं। एक तो उपभोक्ता खरीद सकता है जो अल्टीमेट कंज्यूमर होता है, यानी उसको यूज़ कर लेगा। दूसरा, उपभोक्ता खरीदेगा तो अंतिम उपभोक्ता वस्तु है। अगर वो उत्पादक खरीद रहा है, उत्पादक यानी वो कोई चीज़ बनाने के लिए वो वस्तु खरीद रहा है, तो वो उत्पादक वस्तु है। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या पढ़ लिया? अभी तक हमने उपभोक्ता पढ़ लिया, अंतिम पढ़ ली, पूंजीगत पढ़ ली। देन हम पढ़ने जा रहे हैं मध्यवर्ती, यानी ये जो है ये अभी प्रोसेस में, ये अभी रेडी नहीं हुई है, ये बीच के रास्ते में। अभी हमें इसका बेचना बाकी है, प्राइस बढ़ाना बाकी है। ठीक है, ये सब चीज़ें बाकी है इसमें। देन तुम्हारा इसमें है निवेश। देखो, निवेश क्या होता है? जब तुम अपनी बचत का कुछ हिस्सा कहीं पे निवेश करते हो क्योंकि तुम्हें लगता है जो उसकी प्राइस है उसमें वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, तो निवेश भी 2 टाइप के होते हैं, एक सकल निवेश, एक होता है निवल निवेश। सकल निवेश क्या होता है? जिसमें मेरा डेप्रिसिएशन इंक्लूड होता है। और निवल निवेश क्या होता है? जिसमें डेप्रिसिएशन इंक्लूड नहीं होता है। ठीक है, तो जो सकल है, सकल को हम इंग्लिश में बोलेंगे तो इसका मतलब होता है ग्रॉस, और निवल का मतलब होता है नेट। ठीक है, नेट यानी इसमें मैंने क्या हटा दिया? डेप्रिसिएशन हटा दिया है। सकल निवेश क्या होता है? यानी कि एक फिक्स टाइम पीरियड में मैं किसी प्रोडक्ट पे कितना निवेश कर रही हूँ, बट यस, उसमें मेरा मूल्यह्रास शामिल होता है, यानी प्राइस में कितनी कमी हो रही है वो भी शामिल होता है। बट जो निवल निवेश क्या होता है? वो होता है, वो भी क्या होता है? एक फिक्स टाइम पीरियड में तुम कितना इन्वेस्ट कर रहे हो, बट इसमें क्या शामिल नहीं होगा? इसमें तुम्हारा मूल्यह्रास शामिल नहीं होगा। यानी फॉर्मूला क्या बनता है निवल निवेश का? कि सकल में से तुम क्या माइनस कर रहे हो? मूल्यह्रास। क्योंकि सकल में तो क्या इंक्लूड था? सकल में तुम्हारा इंक्लूड था
डेप्रिशिएशन, बट तुम्हारा निवल में डेप्रिशिएशन इंक्लूड नहीं होता है। ओके, ये चीज़ ध्यान रखना। देन स्टॉक, स्टॉक का मैं आपको बताती हूँ। स्टॉक एक ऐसी मात्रा है जो किसी निश्चित समय बिंदु पर मापी जाती है, यानी तुम इसको काउंट कर सकते हो। ठीक है, इसको काउंट कर सकते हो एक फिक्स टाइम पीरियड में। मैं अभी कभी तुमसे पूछूंगी कि अभी तुम्हारे पास कितने नोट है, तो तुम अभी कभी चेक करके बता दोगे अभी मेरे पास 1 नोट है, 2 नोट है, कितने नोट है, यानी कि मैं एक फिक्स अभी के अभी मतलब एक पॉइंट ऑफ टाइम पे एक बिंदु पे अभी मैं माप सकती हूँ, यानी अभी के अभी मैं माप सकती हूँ कि हाँ मेरे पॉकेट में कितने पैसे हैं। और प्रवाह क्या होता है, मैं इसको एक पॉइंट ऑफ टाइम पे नहीं मतलब माप सकती, इसके लिए मुझे एक अवधि चाहिए, एक टाइम पीरियड चाहिए, यानी कि हो सकता है कि मुझे 1 वीक चाहिए, या 1 मंथ चाहिए, या 1 ईयर चाहिए, या 1 क्वार्टर चाहिए। ठीक है, इसके लिए मुझे एक टाइम पीरियड चाहिए, बट इसके लिए मुझे पॉइंट चाहिए। मैं एक ही टाइम पे एक ही पॉइंट बिंदु पे माप सकती हूँ कि मेरे पास कितना स्टॉक है, बट प्रवाह के लिए मुझे एक पीरियड चाहिए, मैं उसको एक टाइम पे नहीं माप सकती, एक टाइम ऑफ पीरियड चाहिए। यानी कि मुझे 1 साल चाहिए, 1 ईयर मतलब 1 साल हो गया, 1 सप्ताह हो गया, 1 महीना हो गया, या 1 क्वार्टर हो गया। ठीक है, देन मैं उसको काउंट कर सकती हूँ। जैसे मैं तुमसे पूछती हूँ, मैंने तुमसे पूछा कि तुम मुझे बताओ कि तुम्हारे पास अभी के अभी कितना चीनी का स्टॉक है, कितना चीनी है, तो तुम बता दोगे 5 किलो चीनी है, यानी तुम मुझे एक पॉइंट ऑफ टाइम पे बता रहे हो कि तुम्हारे पास कितना चीनी है, वो स्टॉक हुआ। मैं पूछूंगी अच्छा ये बताओ तुम एक महीने में कितना चीनी को कंज्यूम करते हो, यानी मैंने एक पीरियड दिया है क्या, 1 महीना, तो तुम जो उसमें बता रही हो ना 1 महीना, यानी वो बढ़ भी सकते हैं कम भी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है जो तुम्हारा प्रवाह हो वो सेम ही हो। तुम हर महीने ज़रूरी नहीं है सिर्फ 5-5 किलो ही यूज़ करो, तुम उससे कम भी यूज़ कर सकते हो, उससे ज़्यादा भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अगेन मैं एक और चीज़ एग्जांपल दे रही हूँ, अच्छा एग्जांपल है। मैं अगर बोलूँगी अच्छा बताओ कि मतलब मेरे घर से तुम्हारे घर जाने में कितना दूरी है, तो मैं बोलूँगी 2 किलोमीटर का डिस्टेंस है। तो 2 किलोमीटर, क्या मेरा घर और तुम्हारा घर सेम जगह है, तो 2 किलोमीटर फिक्स्ड है, वो चेंज नहीं होगा, वो चेंज नहीं होगा तो वो स्टॉक है। बट मैं बोलूँगी अच्छा तुम्हें आने में कितना टाइम लगेगा, अगर मान लो तुम पैदल आ रहे हो तो मान लो तुम्हें थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाए, तुम कार से आ रहे हो तो कम टाइम लग जाए, यानी बढ़ और घट या ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, बढ़ सकता है, कम हो सकता है, यानी ये मेरा प्रवाह है। ठीक है, ये इंक्रीज़ भी हो सकता है, डिक्रीज़ भी हो सकता है, बट जो स्टॉक है वो एकदम फिक्स रहेगा। ठीक है, अब देखिए हम पढ़ रहे हैं आय का चक्रीय प्रभाव। इसमें क्या होता है, अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के बीच में वस्तुओं और सेवाओं का मतलब लेन देन होता रहता है, हम उसकी बात करते हैं, वो होता है हमारा आय का चक्रीय प्रभाव। ओके, सबसे पहले हमारा वास्तविक प्रभाव। वास्तविक प्रभाव क्या होता है कि उत्पादित सेवाओं तथा वस्तुओं और साधन सेवाओं का प्रभाव दर्शाता है, यानी इसमें क्या होता है, इसमें जस्ट मैं वस्तुओं और सेवाओं का लेन देन कर रही हूँ। ठीक है, इसमें जस्ट मेरा क्या हो रहा है, वस्तुओं और सेवाओं का लेन देन होता है, यहाँ पे बार्टर सिस्टम चलता है। यहाँ पे कौन सा सिस्टम चलता है, बार्टर सिस्टम, यानी यहाँ पे मनी कहीं पे भी इंक्लूड नहीं होगा, जो मनी होगा वो इंक्लूड नहीं होगा, बट जो मौद्रिक प्रभाव होता है उसमें मेरा मनी इंक्लूड होता है। ठीक है, इसमें मेरा मनी इंक्लूड होगा, यानी अगर तुम वस्तु ले रहे हो आपको पे करना पड़ेगा, आपको मनी मिलेगा। ठीक है, यानी वास्तविक में क्या ओनली सेवाओं वस्तुओं का लेन देन होता है, बट यहाँ पे वस्तुओं का जो लेन देन होता है वो जो मुद्रा के रूप में होता है। ठीक है, अब हम डिटेल रिवीजन करेंगे। अभी हमने शॉर्ट में पढ़ा, अब हम थोड़ा और ज़्यादा अच्छे से रिवाइज करेंगे इस चीज़ों को। ठीक है, अब हम अच्छे से रिवाइज करने जा रहे हैं। अगेन देखिए आप, समष्टि अर्थशास्त्र क्या होता है वो हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था, लेकिन थोड़ा सा इधर भी रिवाइज कर लो। समष्टि अर्थशास्त्र क्या होता है, जिसमें हम समग्र पूरे अर्थशास्त्र की बात करते हैं, पूरे अर्थव्यवस्था की बात करते हैं। ओके, देन वस्तुओं को हम नॉर्मली कितने हिस्सों में बांटते हैं, 4 हिस्सों में बांटते हैं। ओके, देन हम पढ़ रहे हैं सबसे पहले इसमें लाइन चेंज भी हो सकती है। ठीक है, तो तुम इधर से देखते जाओ। पहला आता है अंतिम वस्तु। अंतिम वस्तु क्या होती है, जिन्होंने उत्पादन की सीमा और रेखा को पार कर लिया है एंड वो यूज़ करने के लिए अभी रेडी है। ठीक है, अंतिम वस्तु कितने हिस्सों में होती है, 2, यानी अंतिम उत्पादक वस्तु और अंतिम उपभोक्ता वस्तु। तो अंतिम उपभोक्ता वस्तु क्या होती है, कौन यूज़ करता है इसको, अंतिम उपभोक्ता वस्तु को यूज़ किया जाता है उपभोक्ता द्वारा, और अंतिम उत्पादक वस्तु को यूज़ किया जाता है उत्पादक द्वारा। ओके, देन आता है मध्यवर्ती। सीरीज यहाँ पे चेंज है बट कोई नहीं। मध्यवर्ती वस्तु क्या होती है, इन्होंने अभी उत्पादन की सीमा रेखा को पार नहीं किया है एंड ये अभी रेडी नहीं, मतलब अभी यूज़ करने के लिए रेडी नहीं है। ओके, एंड इसमें अभी प्राइस बढ़ाना बाकी है, इसको बेचना बाकी है। देन आते हैं उपभोक्ता वस्तु। उपभोक्ता वस्तु कौन होते हैं, जो उपभोक्ता यूज़ करते हैं अपनी संतुष्टि को पूरा करने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, देन इसके कौन कितने हिस्से होते हैं, इसको भी 4 हिस्सों में बांटा गया। सबसे पहले आता है टिकाऊ, यानी जिनको हम 5 साल से ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं, कई सालों तक यूज़ कर सकते हैं, जैसे मशीन, टीवी। और टिकाऊ जिनको हम 1-2 साल यूज़ कर सकते हैं, जैसे तुम्हारे कपड़े हो गए। गैर टिकाऊ जिनको सिर्फ तुम एक ही बार यूज़ कर सकते हो, जैसे ब्रेड,
ठीक है, जूस पी लिया, एक ही बार यूज़ कर सकते हो। देन अभौतिक वस्तु यानी सेवाएं जिनको यानी देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, जस्ट महसूस कर सकते हैं। ओके। देन आता है पूंजीगत। पूंजीगत वस्तुएं क्या होती है? मशीन होती है, इनकी प्राइस ज़्यादा होती है, इनको हम कई सालों तक यूज़ करते हैं। ठीक है। एंड इसमें मूल्यह्रास शामिल होता है। ठीक है। देन आता है पूंजीगत वस्तु की क्या क्या विशेषता। ये विशेषता इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। इसका प्राइस ज़्यादा होता है। ठीक है। इसमें मूल्यह्रास शामिल होता है। मूल्यह्रास यानी डेप्रिसिएशन, यानी इसकी प्राइस कम होती रहती है, यानी किसी रीज़न से, यानी कि वो टेस्ट बदल रहा है या कुछ टूट फूट हो रही है, इसलिए उसका प्राइस कम हो रहा है। हम इसको कई सालों तक यूज़ कर सकते हैं उत्पादन की प्रक्रियाओं में। पूंजीगत वस्तुओं को उपभोक्ता यूज़ नहीं करते हैं, पूंजीगत वस्तुओं को उत्पादक यूज़ करते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ये नोट कीजिएगा। ये उत्पादकों की स्थिर परिसंपत्ति होती है, यानी उत्पादकों की एक इन्वेस्टमेंट होती है, जो वो निवेश करते हैं पूंजीगत वस्तुओं पे। मूल्यह्रास क्या होता है कि किसी भी परिसंपत्ति में यानी पूंजीगत वस्तुओं में जो प्राइस कम होती है उसे हम कहते हैं मूल्यह्रास। देन आता है मूल्यह्रास का रीज़न क्या है? टूट फूट हो रही है, या तो अचानक से उसका कुछ एक्सीडेंट हो गया है, या प्रत्याशित अप्रचलन यानी तकनीक टेक्नोलॉजी बदल गई, मांग बदल गई, इसीलिए। निवेश क्या होता है? तुम एक साल के दौरान तुम एक स्टॉक में जितना इन्वेस्ट करो ताकि उसकी प्राइस बढ़े, उसको हम कहते हैं निवेश। ठीक है। एक निवेश होता है स्थिर निवेश। स्थिर निवेश क्या होता है? किसमें तुम स्थिर परिसंपत्तियों पे यानी स्टॉक पे जितना निवेश करो उसे हम कहते हैं स्थिर निवेश। देन आता है माल सूची निवेश, यानी तुम अपना माल खरीदने पे जितना इन्वेस्ट करो। ये क्या था? तुम इसे पूंजीगत वस्तु पे इन्वेस्ट कर रहे थे, और ये क्या था? तुम अपने माल खरीदने पे इन्वेस्ट कर रहे थे। ओके। देन आता है और सकल निवेश क्या होता है? जिसमें डेप्रिसिएशन इंक्लूड होता है, मूल्यह्रास इंक्लूड होता है। और निवल निवेश यानी शुद्ध निवेश, जिसमें मूल्यह्रास इंक्लूड नहीं होता है। ओके। यानी इसका फॉर्मूला क्या है? शुद्ध निवेश का दूसरा नाम क्या होता है? निवल निवेश। इसका फॉर्मूला क्या है? सकल निवेश माइनस मूल्यह्रास। स्टॉक क्या होता है? यानी वही अगेन एक पॉइंट ऑफ टाइम पे तुम्हारे पास कितना स्टॉक है, तुम्हारे पास कितनी परिसंपत्ति है, उसको हम बोलते हैं स्टॉक। ठीक है। और इसमें प्रवाह का नहीं है, प्रवाह को देख लीजिए, मैं बताती हूँ। प्रवाह का मतलब होता है कि तुम इसे एक अवधि के दौरान तुम इसको मापते हो। ठीक है। आय का चक्रीय प्रभाव क्या होता है? यानी हर अर्थव्यवस्था में जितना भी आय मतलब आय तुम अर्जित करो, खर्चा करो, ये सब प्रक्रिया हमेशा चलती रहती है। ठीक है। सेकंड पॉइंट देखिए, उत्पादन आय को जन्म देता है, यानी प्रोडक्शन कर रहे हो, ठीक है, तो उससे तुम्हारा इनकम होगा। आय के द्वारा फिर तुम वस्तु और सेवाओं का मांग करोगे। यानी देखो, अगर तुम प्रोड्यूसर हो, तुम प्रोडक्शन कर रहे हो, तो तुम्हारे जो वर्कर है उनको इनकम मिलेगी। अगर उनको इनकम मिलेगी तब तुम वस्तु और सेवाओं का मतलब मांग करोगे। ठीक है। और वस्तु और सेवाओं को मांग करने के लिए तुम क्या करोगे? खर्चा करोगे। यानी आय और व्यय ये जो है ये चलता रहेगा। ठीक है। हम इसमें उसकी बात करते हैं। ठीक है। जैसे अगर तुमने प्रोडक्शन किया तो जो वर्कर है उनको इनकम मिलेगी, वर्कर को इनकम मिलेगी, वो मांग करेंगे, देन वो खर्चा करेंगे। यानी तुम खर्चा कर रहे हो, पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो। अब मान लो जो प्रोड्यूसर है वो पैसे इन्वेस्ट करे, वो खर्चा कहाँ करे? प्रोडक्शन करने में। ठीक है। यानी प्रक्रिया चलती रहती है। मैं दोबारा समझा रही हूँ। अगर तुम प्रोड्यूसर हो, तुम प्रोडक्शन कर रहे हो, तो तुम्हारे वर्कर को इनकम मिलेगी, वर्कर को इनकम मिलेगी, तब वो मांग करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। तो जो मालिक होंगे कंपनी के, वो सोचेंगे हमें और इन्वेस्ट करना चाहिए, यानी वो और खर्चा करेंगे और व्यय करेंगे। यानी आय और व्यय की जो प्रक्रिया है वो चलती रहती है। वास्तविक प्रभाव क्या होता है? जिसमें मनी का कोई रोल नहीं होता है, मनी इंक्लूड नहीं होता है। इसमें परिवार और जो फर्म होता है, यानी उत्पादक क्षेत्र और जो परिवार क्षेत्र होता है। देखो, परिवार क्षेत्र किसके मालिक होता है, ये मैं चैप्टर 1 में मैंने बता रखा है, तो चैप्टर 1 को आप देख लीजिएगा। ठीक है। लास्ट पॉइंट में मैंने बता रखा है, परिवार क्षेत्र जो होता है वो भूमि, श्रम, पूंजी और फैक्ट्री का मालिक होता है, और जो फर्म होता है वो उसको भाड़े पे लेता है। बट पहले के टाइम पे हम भाड़े पे तो नहीं लेते थे, पहले के टाइम में बार्टर सिस्टम चलता था। यानी अगर कोई कुछ वस्तु ले रहा है तो बदले में उसको कोई वस्तु देता था। ठीक है। यानी अगर परिवार क्षेत्र फर्म को, यानी कि जो हमारी फैक्ट्री के मालिक होते हैं, उनको ये 4 चीज़ दे रहे हैं, तो फर्म भी उनको वस्तु रेडी करके उनको वस्तु देते हैं। यानी कि बदले में क्या जा रहा है? अगर ये 4 चीज़ें दे रहे हैं, ठीक है, भूमि, श्रम, पूंजी, परिवार क्षेत्र, तो फर्म बदले में इनको क्या देता है? वस्तुएं एंड सेवाएं देता है। बट अब के टाइम पे क्या चलता है? मौद्रिक प्रवाह। यानी अब के टाइम पे मनी ने रोल ले लिया, मनी अब रोल में है। ठीक है। यानी कि अगर अब मेरा परिवार क्षेत्र जो है वो अगर परिवार क्षेत्र देगा क्या चीज़? भूमि, श्रम, पूंजी और फैक्ट्री, जो हमने पीछे देखा था, भूमि, श्रम, पूंजी और फैक्ट्री, यानी जो एंटरप्रेन्योर जो तो मालिक, तो परिवार क्षेत्र बदले में क्या क्या लेगा? परिवार क्षेत्र बदले में लेगा भूमि के बदले किराया, श्रम के बदले वो सैलरी लेगा, पूंजी के बदले अगर उसने पूंजी दे रखा है फैक्ट्री वाले को तो वो ब्याज लेगा, और उद्यमवर्ती यानी कि जो उसके हिस्से में जो प्रॉफिट आएगा। ठीक है। तो फर्म क्या करेगा? फर्म भी अब क्या करेगा? अगर वो वस्तु और सेवाएं परिवार को देगा तो वो परिवार से उसके बदले में वो भी पैसे लेगा। ठीक है। यानी बदले में यहाँ पे क्या चल रहा है? कौन आ गया रोल में? मुद्रा आ गया। ठीक है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपको इस PDF की लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी।
एंड थैंक यू गाइस।